आज मजदूर दिवस है जी। हाँ, तो ब्रजेश जी, हम सब आदमी मजदूर है ना, मालिक आप ही हैं। अरे तत्काल मालिक आप ही हैं। फ्रंट में तो आप ही हैं। हाँ, चलिए। हाँ, देखिए, है तो सब कोई लेबर ही, है ना। अपने अब अब पहले के जो लोग होते थे गुरु, है ना, वो लोग लेबर नहीं होता था। टीचर तो लेबर ही है। रीजन इसका ये है कि अब देखिए समय बदल चुका है ना। अब हम लोग अजय जी कह देगा सबको सब फ्री में क्लास लेंगे, नहीं ले पाएंगे। आज सब देखें कौन कौन फोन किया है अभी तक, है कि नहीं। कहें कि आ रहे हैं भाई, है कि नहीं। अब पहले क्या होता, पहले गुरु लोग होता था, वो लोग को सब चीज से ज्यादा मतलब नहीं रहता था, है ना। वो लोग को मतलब रहता बस आश्रम चल जाए, उतना ही मतलब रहता था। तो उस समय था। अब क्या है, अब कोई चाह के भी ऐसा कर सकता है। कोई नहीं, कोई चाह के ही नहीं कर सकता है। थोड़ा मन में घुसल रहता है जी। ये मन का कोई आवश्यकता का चीज है, नीड्स है। सबको कुछ ना कुछ चीज का आवश्यकता है। आज समाज क्या हो गया है, पहले के समय में वो लोग गुरु लोग जो होते थे वो सब कहा नहीं करते थे। कहे से कि इतना था ही नहीं, मतलब अर्थ का कोई उतना महत्व नहीं था। आज सबके पास संसाधन होता था, है ना। कहीं पे अगर चल गए तो बिन मंगले इतना ना सामान मिल जाएगा कि कोई आप उसको रख नहीं पाइएगा। ये वाला स्थिति था। अभी क्या है कि सबको अर्थ की आवश्यकता है। अगर अर्थ आपके पास नहीं है तो आपका कोई अर्थ नहीं है। तो और जब हम डेमोक्रेटिक देश में रह रहे हैं, लोकतांत्रिक देश में रहे हैं, तो यहाँ हर लोग मजदूर है। देश के प्रधानमंत्री भी मजदूर है ना। आज देख रहे ना क्या मजदूरी कैसे करना पड़ रहा है ना। घूम घूम करके लोगों के बीच जाना पड़ रहा है। मतलब मतलब ये लोग जो है ऐसे थोड़ा भी नहीं निकलेगा कभी। अभी देख रहे ना, आज हम लोग को गर्मी लग रहा है, ये लोग को गर्मी नहीं लग रहा है। किसी नेताजी से कहिए कि आज बहुत गर्मी है तो रैली आज का कैंसिल कर दीजिए, वो नहीं करेंगे ना। भाई गर्मी है तो क्या हुआ, हमको जाना है ना। जा करके सबका पैर छुएंगे, माला पहनेंगे। ये वही नेताजी लोग हैं कि जैसे चुनाव के बाद लेंगे सैनिटाइजर से हाथ धोने, है ना, कि हाथ को सैनिटाइज करना है। सुन रहा है ना, वही ना पावर, है ना। पावर चाहिए, तो इसमें ठंडा पानी लाता हूँ ना। तो अब इसमें क्या है कि अब आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो है इसमें सिस्टम जो है वो कैसा है कि सब लोग कुछ ना कुछ अपना कर रहा है। और मजदूर दिवस जो है, सबको इस बात का गर्व होना चाहिए कि वो लेबर है। 1 मई जो ये आज का दिन है, जो मजदूर दिवस जानता है, सबको इस बात का गर्व होना चाहिए, क्योंकि मजदूर का सबसे बड़ा क्वालिटी है कि ईमानदार होता है। बड़ा आदमी बेईमान हो सकता है, मजदूर बेईमान नहीं होता है। और वो क्या ही बेईमानी करेगा बेचारा, उसको मेहनत का तो करना है अपना, और मेहनत करेगा तभी उसको कोई पैसा देगा, है कि नहीं। और आप लोग देखते हैं घर घर गांव में घर बनता है, तो शाम को जब वो सब छूटता है तो लोग का निश्चित है कि भाई कितना पैसा लोग को देना है ना। तो आदमी देखता है कि कितना काम किए, कितना दीवार जुड़ाया, कितना ये हुआ, है ना। तो ये जो है वो लोग का, हाँ ये जो है वो लोग का वो क्या है कि मतलब क्वालिटी है। ठीक है। तो देश का हर आदमी अपने जिम्मेवारी को अगर उसी प्रकार से ईमानदारी पूर्वक निर्वहित करने का काम करे, और ये समझे कि वो एक मजदूर है, कोई ये ना समझे कि हम साहब हैं, है ना। अधिकारी लोग के मन में क्या हो जाता है कि हम तो साहब हैं, हम तो ऑफिसर हैं, हम क्यों आम आदमी का मुद्दा लेने के लिए उसके घर जाएंगे, है ना। तो ये सबको समझना पड़ेगा कि हम सब क्या हैं, मजदूर हैं, लेबर हैं। तभी आप उसके लिए कुछ अच्छा कर पाइएगा। नहीं तो हम लोग के यहाँ का जो कानून सब फेल काहे कर जाता है। कानून कहाँ बनता है, दिल्ली में, है ना, एसी के कमरे में।
जहां एकदम कूल टेम्परेचर रहता है। और कानून को लागू कहाँ होना है? सुदूर गांव के चौड़ में, है ना। तो अभी आप देखिए कि इसको लागू कहाँ होना है, आई बन कहाँ रहा है? बनाने वाले को लागू करने वाले जगह पर जाना चाहिए, तब जाके उसको समझ में आएगा कि यहाँ की वास्तविक आवश्यकता क्या है। और उस आवश्यकता के हिसाब से जब वो काम करेगा तो संभव होगा कि वो मतलब अपने लक्ष्य, अपने एम्बिशन को प्राप्त कर पाएगा। लेकिन अगर वो करेगा तब, नहीं करेगा तो नहीं हो पाएगा, है ना। है मतलब इसमें देखिए, इसमें कोई मजबूरी नहीं है, बस करने का दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, है ना। अब मन में ही भाव होना चाहिए कि हम जो है सुधारने के लिए आए हैं, चीजों को ठीक करने के लिए आए हैं, है ना। यह अभी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जब देखिए कभी इस पटना में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन कल के डेट में जब वो कुछ बड़ा बन जाएंगे, जब वो कुछ बड़ा करने लगेंगे, तो आप देखिएगा कि वो एक गाड़ी खरीद लेंगे, गाड़ी में लगवा देंगे काला शीशा। अब काला शीशा से क्या होगा कि उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है ना। और यहाँ जबकि इस स्ट्रगल को, इस समस्या को देखा है, झेला है, लेकिन जैसे ही आइडेंटिटी बदलेगी व्यवहार बदल जाएगा। अब उसी व्यवहार बदलने के कारण चीजें ठीक नहीं हो पाती हैं। अब वही जो व्यवहार नहीं बदल पाता है, जो ठीक तरीके से चीजों को रखता है, उसको क्या है कि वो अच्छा करता है। अब बहुत से लोग हैं जो कर ही रहे हैं अच्छा, तभी तो चीजें डेवलप हो रही हैं। अगर आप सीधे से कह दें कि कुछ हो ही नहीं रहा है देश में, तो ये भी करना ठीक थोड़ी होगा। बहुत कुछ हुआ है तब आप इतना आगे और इतना आगे बढ़ पाए हैं। लेकिन हाँ, जितना हुआ है उससे और अच्छा होने का उम्मीद है, कि और अच्छा हो सकता था। लेकिन और अच्छा थोड़ा करने के लिए और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लोगों को चीजों को करना पड़ेगा। और सब लोग अपने आप को मजदूर समझ करके ईमानदारी से अपना काम करे, अपने आप को कोई साहब न समझे, बस ये समझे कि हमको जो जिम्मेवारी मिली है, इस जिम्मेवारी को हमको ईमानदारी से पूरा करना है। क्योंकि एक सिस्टम, एक व्यवस्था है ना, ब्यूरोक्रेसी में भी है, तो उसको कहते हैं नौकरशाह। एंड ऑफ द टाइम आप नौकर ही हैं। इस वास्तविकता को जितना जल्दी समझ ले उतना अच्छा है। लेकिन लोग नहीं समझते हैं, तो सोचते हैं हम तो भाई बड़ा अफसर हैं, बड़ा अधिकारी हैं, तो हमको इससे क्या फर्क पड़ता है, हम आम आदमी से क्यों जुड़े, हम आदमी का बात क्यों सुने, जबकि आपको बनाया ही गया है उसी के लिए, है ना। नेताजी लोग का वही हाल है, एक बार मंत्री उंत्री बन गया, बढ़िया पद पर चला गया, अब वो देखिए उनका, अभी ये देख रहे ना, ये लोग हर आदमी से हाथ मिलाता है, हर आदमी से हाथ छूता है। कल के डेट में जीतने के बाद ये लोग जब बैठेगा अपने घर में, आज जनता जाएगी कहेगी कि हमको मिलना है मुख्यमंत्री साहब से, उप मुख्यमंत्री से, तो ये सब गेट नहीं खोलता है अपना, है ना। आप दिन भर बैठा रहिएगा घर के सामने, आएगा नहीं बाहर आपका मैटर सुनने के लिए। तो जो आज आप अभी कर रहे हैं, ये चीज आपको 5 साल करना चाहिए। आप 5 साल जो ये कमा करेगा ना, उसको गर्मिया में नहीं घूमेगा ना, तब वो लोग उसको वोट दे देगा, क्योंकि काम किए हैं आप। अब वो समय गया जी, अब वो समय धीरे धीरे जा रहा है कि कोई जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे और संप्रदाय के नाम पे लोग वोट ले लेगा केवल। अब जनता उतनी परिपक्व हो गई है कि अब मुंह पे बोल रही है कि हम नहीं देंगे वोट आपको, है ना। कि यूट्यूब पे लोग बोल रहा है, सबको पता है। पहले लोग डरता था विरोध करने से, लोग कहते ना ना भले वोट हम किसी को देंगे, लेकिन कहने का जरूरत नहीं है। आज लोग खुल करके बोल रहे हैं और स्पष्ट करके बोल रहे हैं कि हमको इनको देना है, हमको इनको नहीं देना है ना। तो अब जितना जल्दी ये लोग समझ जाए कि अब काम करिएगा तो आपके लिए बेहतर दिन है, और अगर आप काम नहीं करिएगा तो अपने बुरे दिन के लिए तैयार रहिए, है ना। क्योंकि अब वो समय नहीं है कि आप केवल जातिगत जनगणना और जातीय समीकरण पर जीत जाएंगे, है ना। अब हर जाति का आदमी भी कह रहा है कि हमको उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब समझ गया ना, कितना दिन तक आप किसी को बरगलाइएगा। वो बुझ गया कि हमरे में तो योग्यता है, आप ही के जाति के हैं, और हमको आप मौके नहीं दीजिएगा जीवन में, कहियो हमको कहिए कि झंडा उठाओ, है अलाल बत्ती दे दीजिएगा अपना लड़का को, ये कोई बात हुआ। अगर हम पढ़े लिखे हैं, हम पीएचडी हैं, है ना, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हमको मौका मिलना चाहिए ना उस हिसाब से। तो नहीं, आप पीएचडी हैं तो आप पार्टी का प्रवक्ता बन जाइए, आप बोलिएगा पार्टी के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री तो हमारे रहेगा। तो ये नहीं समझ में आएगा। ये समझ में आएगा उस जाति के आदमी को कि ये मेरे साथ न्याय नहीं है, ये मेरे साथ जस्टिस नहीं है, है ना। हम अगर योग्य हैं तो मेरे हाथ में पावर होना चाहिए, है ना। और हमको वो पावर देना चाहिए डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। जनता के बीच में जो काम करेगा, जो बेहतर होगा, उसको आप लीडर बना करके प्रोजेक्ट कीजिए। तो
धीरे धीरे सारा समय लग रहा है, लेकिन ये नियम भी है कि विकास हमेशा धीरे धीरे ही होता है, विनाश तुरंत हो जाता है। तो ये एक प्रकार का डेवलपमेंट का क्रेज ये समय है, फेज है। तो डेवलपमेंट के फेज में थोड़ा स्पीड स्लो रहता है, विकास कभी भी होगा तो स्लो में होगा। अब विनाश कभी, एक बार भूकंप आया तो सब बिल्डिंग गिर जाएगा, अब वह बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट करना हो तो कितना महीना लग जाएगा करने में। तो निर्माण का कार्य थोड़ा देरी से होता है, विनाश का काम तुरंत हो जाता है। इसलिए आदमी कहता है कि निर्माण कीजिए, विनाश तो कभी भी हो सकता है ना। तो निर्माण करना ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। तो अब धीरे धीरे ये निर्माण हो रहा है। और इसी बार आप देखेंगे कि जो रिजल्ट रहेगा 2024 के लोकसभा चुनाव का, इसमें जो ये पूरा जो केंद्र सरकार जो भी कर रही ना कि ऊपर देखो, कि ऊपर देख के वोट दो, अब वो समय गया कि लोग ऊपर देख के वोट देगा। जो नीचे में काम किया होगा उसको लोग वोट देगा, ऊपर लोग नहीं देखेगा, है ना। ऊपर जो होना होगा सो होगा, नीचे में हमारे यहाँ से हमारे क्षेत्र के जो पार्लियामेंट्रियन है, अगर उन्होंने हमारे यहाँ काम किया है, अगर सड़कें ठीक हैं, हॉस्पिटल्स में अच्छी सेवाएं मिल रही हैं, अगर डेवलपमेंट्स के काम हो रहे हैं, तो जरूर जीत के जाएंगे। और अगर नहीं हुआ तो कोई ऊपर देखने को तैयार अब नहीं है। अब इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा कि भाई आप जो कोई काम मत करिए, किसी के नाम पे जाकर के वोट मांग लीजिए कि देखिए हमारा नेता कौन है, हमको दे दीजिए वोट। ये सब चीज अब नहीं होगा। हर इंडिविजुअल को अपना वो करना पड़ेगा। और यही चीज शिक्षा का यही फायदा होता है कि जैसे जैसे लोग एजुकेट होते हैं वैसे वैसे उनको चीज पता चलता है। लक बाई चांस सरकार ऐसा चाहती नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया और चीजें अब इतनी आगे आ गई हैं कि अब लोग धीरे धीरे इस चीज को समझ गए हैं। और अब इसका एक ही उपाय है कि अब लोग काम करें, धरातल पर डेवलपमेंट का काम करें। काम करेंगे तो ठीक होगा। और सब लोग ये माने कि हम अपने अपने स्तर पे मजदूर हैं, लेबर है, और हमको अपना काम ईमानदारी से करना है। क्योंकि जब एक लेबर जब ईमानदारी से काम करता है तभी एक मजबूत बिल्डिंग तैयार होती है। तो वैसे हर व्यक्ति जब एक लेबर के तौर पे काम करेगा तो वो अपने हर संस्था, विभाग, डिपार्टमेंट, सरकार सबको मजबूत कर देगा, बशर्ते कि वो भाव मन में होना चाहिए कि हम इस भाव के साथ इसको स्टार्ट करेंगे तो हमको वो चीज प्राप्त हो जाएगा। खैर, तो कल हम लोग किसान आंदोलन पढ़े थे, और बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है कि किसान आंदोलन के बाद हम लोग पढ़ेंगे मजदूर आंदोलन, और आज मजदूर दिवस भी है ना। तो एक ये कहिए कि 1 मई है, और मजदूर दिवस भी है, और मजदूर आंदोलन भी आप देखेंगे कि ये कैसे और किस तरीके से हुआ था। हाँ, क्या इसके बारे में नहीं लिखे थे अभी? लिख लीजिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में लिख लीजिएगा, फिर बात। लखनऊ 1936, अखिल भारतीय किसान सभा लिख लेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में लिखेंगे। इसके संस्थापक, अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान सभा, अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती लिखेंगे आगे इसमें कि इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, मतलब बिहार जो प्रांतीय किसान सभा बनी थी उसमें भी इनका इंपॉर्टेंट रोल था। हाँ, इन्होंने स्थापित किया था, साथ में श्री कृष्ण सिंह भी थे इसके अंदर में। ठीक है, और इन्होंने इसको स्थापित किया था, मतलब कि सबसे बड़ा रोल इन्हीं का था। ठीक है, लेकिन बिहार के भी स्थानीय नेता इसमें शामिल थे। अब मुख्य तौर पे जो संस्थापक ये माने जाते हैं वो अखिल भारतीय किसान सभा के माने जाते हैं इसके। ठीक है,
माना जाएगा सबसे महत्वपूर्ण रोल में इन्हीं को माना जाएगा, सहयोगी में श्री कृष्ण सिंह को माना जाएगा। ठीक है, बिहार में ना 1929 सोनपुर मेला में हुआ था। तो सहजानंद सरस्वती, यहां पर लिखेंगे इसके सचिव, इसके सचिव सेक्रेटरी, अखिल भारतीय किसान सभा के सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कौन थे? एनजी रंगा। एनजी रंगा, ठीक है, एनजी रंगा। अब यहीं पर नोट कर लेंगे या ब्रैकेट में एनजी रंगा के संबंध में कि इन्होंने इन्होंने आंध्र प्रदेश किसान सभा की स्थापना की थी। इन्होंने आंध्र प्रदेश किसान सभा की स्थापना की थी। ठीक है, गड़बड़ है, क्या गड़बड़ हो गया जी? ऑल इज वेल। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा ना, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, है ना। पता नहीं है किसी को कि क्या होगा, तो गड़बड़ कैसे? ये सब बात नहीं बोलना चाहिए, है ना। ऑलवेज बी पॉजिटिव, सब में कोई भी खराब है तो ठीक है, बढ़िया है, निकल जाएगा। ये भाव रहेगा तो समस्या भी समस्या नहीं लगेगी, है ना। हाँ, देखिए मेरा आशीर्वाद का कोई मतलब नहीं है ना। ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन देखिए सब बात के बाद विवेकानंद जी का एक बात ध्यान रखिएगा। वो कह के गए हैं कि जैसी आपकी सोच होगी वैसी आपकी मनोवृत्ति होगी, और जैसी आपकी मनोवृत्ति होगी वैसी आपकी अभिवृत्ति होगी। तो जब मनोवृत्ति से ही अभिवृत्ति होना है तो मनोवृत्ति को ठीक रखा जाए, ये एक सिद्धांत है, एक थियरी है। तो इस थियरी पे चलना चाहिए, है ना। बाकी तो ठीक है, कहने का भाव होता है आदमी का, आशीर्वाद आदमी लेता है देता है, लेकिन आशीर्वाद तो भगवान राम को भी बहुत मिला था, वनवास हो गया ना। लेकिन अच्छी बात क्या थी, वनवास को भी उस आदमी ने ठीक है के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, कोई बात नहीं, यही लिखा था, यही होगा। लेकिन देखिए वो कितना बड़ा, मतलब वो वनवास वरदान हो गया उस आदमी के लिए, वनवास से ही भगवान बन के लौटे। तो क्या पता दुख ही आपको बड़ा बना दे। और हमेशा होता ही है वास्तव में, आपके लाइफ में प्रॉब्लम ही आपको बड़ा बनाता है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आया मतलब समझिए कि आपको बड़ा बनने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, है ना। आपको बड़ा बनने का अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके पास, आपके लाइफ में प्रॉब्लम है मतलब बड़ा बनने का अपॉर्चुनिटी है ना। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर बड़ा बनने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, फिर जैसा लाइफ है आराम से काटते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सचिव एनजी रंगा, इन्होंने आंध्र प्रदेश किसान सभा की स्थापना की थी। क्लियर है? चलिए लेंगे उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। अखिल भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर किसानों के, अखिल भारतीय स्तर पर किसानों के अधिकारों का संरक्षण, किसानों के अधिकारों का संरक्षण ना, प्रोटेक्शन ऑफ पीजेंट इंटरेस्ट ऑन ऑल इंडिया लेवल। ठीक है, तो ये उद्देश्य था। इसके साथ एक और लिखेंगे, पुनप्पा वायलर आंदोलन। ये पूछा सकता है कि पुनप्पा वायलर आंदोलन कहां हुआ था। जी अलग से नोट करके लिख लेंगे, पुनप्पा वायलर आंदोलन। नहीं भाई, हाँ, पुनप्पा वायलर आंदोलन, इसका कोई फिक्स नेता तो नहीं था, लेकिन इसका क्षेत्र पूछा जा सकता है कि ये कहां पर हुआ था। पुनप्पा वायलर आंदोलन, तो पुनप्पा वायलर आंदोलन ये केरला में हुआ था, है ना, 1945-46 में। ये केरला में हुआ था 1945-46, और उद्देश्य था किसान, है ना, कि ऑब्जेक्टिव किसान आंदोलन। ठीक है, लेंगे कि केरल में, केरल में किसानों
केरल में किसानों को केरल में किसानों को आत्मनिर्भर केरल में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास, सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है। ऐसे ही एक और आंदोलन हुआ था, उसका नाम था तिभागा आंदोलन। तिभागा, हाँ। ये भी पूछा सकता है कि कहां हुआ था। तिभागा आंदोलन, तिभागा, हाँ, तिभागा आंदोलन लिखेंगे 1945 से 1950, 1945 टू 1950, 1945 से 1950। ठीक है। हाँ, क्षेत्र, रीजन आ रहे हैं अभी, कहाँ कहें कि खत्म हो गया, है ना। जब कह देंगे कि खत्म हो गया तो लगेगा कि ले तो मतलब ना चल लो, है ना। है, कोई बात नहीं, चलिए। तो तिभागा आंदोलन, तो ये 1945 से 1950 का इसका फेज है। रीजन लिखेंगे, क्षेत्र इसका कहाँ रहा, तो ये बेसिकली बंगाल और बिहार, बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में ये काफी चर्चित रहा था, तिभागा आंदोलन। हाँ भाई, यही होना जी, है, हो गया, अभी कभी तो स्टार्ट हुआ है? चलिए, तो ये बंगाल और बिहार में, ठीक है, तिभागा आंदोलन। नोट करके लिखेंगे इसमें एक लाइन, नोट करके लिखेंगे कि इस आंदोलन में 1/3, एक तिहाई, इसलिए इसको कहते हैं तिभागा, है ना। 1/3 कर देने की बात की गई थी, एक तिहाई कर देने की बात की गई थी, इसीलिए इसे तिभागा कहते हैं, तीसरा हिस्सा, इसलिए इसे तिभागा कहते हैं, तिभागा आंदोलन है। तिभागा मतलब क्या हो गया, जैसे कि अगर 100% है तो उसका 33%, है ना, मतलब उसका 33वां हिस्सा, तीसरा हिस्सा जो है, जैसे इतना आपके पास प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, तो उसका तीसरा हिस्सा आपको टैक्स के रूप में देना है। ठीक है, तो तीसरा हिस्सा को ही कर रहा है तिभागा। ठीक है, कि आपको तीसरा हिस्सा जो है वो कर के तौर पे देना है। विरुद्ध था, है ना, क्योंकि कहना था कि अभी अभी देश आजाद हो रहा है, मतलब देश में चीजें ठीक हो रही हैं और प्रोडक्शन लेवल एकदम खराब है। ठीक है, अब टैक्स का रेट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन नहीं है, तो प्रोडक्शन नहीं है उस स्थिति में आप इस तरह से टैक्स इंपोज नहीं कर सकते हैं। और ये आंदोलन लिख लेंगे नोट करके कि यह आजादी के बाद तक चलने वाला आंदोलन था, यह आजादी के बाद तक चलने वाला आंदोलन था। नेक्स्ट, हाँ, लिखेंगे नोट करके इसी में कि पटना किसान आंदोलन भी इससे संबंधित था। पटना किसान आंदोलन, पटना किसान आंदोलन भी इससे संबंधित था। नेक्स्ट, आगे लिखेंगे तेलंगाना, अगला हेडिंग बनाएंगे तेलंगाना आंदोलन, आंध्र प्रदेश। उन्नीस सौ 45, इसका क्षेत्र तो दिख ही रहा है जी, समझ में आ ही रहा होगा, है ना, तेलंगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश लिखेंगे।
कि यह भी एक किसान आंदोलन था, यह भी एक किसान आंदोलन था। इट वॉज ऑल्सो अ पीजेंट मूवमेंट, यह भी एक किसान आंदोलन था और और इसे कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा चलाया गया था, और इसे कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है। अब ठीक, इसे कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा चलाया गया। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ने इसको चलाया था, है ना, साउथ इंडिया में। हाँ, आंध्र प्रदेश में। वही तेलंगाना हो गया ना जी आज। पहले आंध्र प्रदेश ना था, पहले एक ही था बिल्कुल। अब वो अलग हो गया है, अब तेलंगाना अलग हो गया है, आंध्र प्रदेश अलग हो गया है। इसलिए उस समय के हिसाब से देखे तो आंध्र प्रदेश, और अभी के हिसाब से देखे तो तेलंगाना। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ये चलाया गया था। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पीजेंट्स मूवमेंट थे। अब आइए लेबर मूवमेंट्स, मजदूर आंदोलन। मजदूर आंदोलन, क्या हो रहा है? कौन बाबा है जी? वो बाबा के ढाबे को वायरल हुए थे, वही क्या है ना? हाँ? रेसिपी बता रहे थे। मजदूर आंदोलन, चलिए। तो मजदूर आंदोलन ये उस समय भी हो रहा था, अभी भी आप देखते हैं कभी कभी, है ना, लेबर्स यूनियन के द्वारा जो है वो आंदोलन किया जाता है ना। आज उनके लिए छुट्टी भी होती है ना। तो हाँ, हम लोग की छुट्टी नहीं है ना। क्या कैसे कि हम लोग सरकार के यहाँ नहीं है ना, प्राइवेट जगह पर है ना। तो आप अपने जीवन को स्थायी बनाने के लिए लड़ रहे है ना। और हमारा भी अप्रोच कुछ ऐसा भी है ना, कि भाई जब तक अस्थाई नहीं हो जा रहे हैं, है ना, तब तक पूरा लूट लीजिए, है ना। अब जैसे फोनवा सब करता है ना कोचिंग वाला सब, कि सर कितना, हमने अभी तो टाइम नहीं है जी दूसरा, तो कि कितना कमाइएगा, नहीं पैसा बढ़ा ही नहीं रहा, कितना कमाइएगा, बढ़ाया था ना, कितना कमाइएगा। पैसा कभी कम पड़ता है जी, है। खाली पैसा आपके पास होना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल। बाकी तो स्कोप तो बहुत सारा है कि नहीं? है। अब हम समझ कि टाइम अगर आपके पास है तो टाइम फ्री में किसी को नहीं देने का, है ना। हाँ, कोई करेगा कभी कभी को कहता ना, सभी क्वेश्चन देख लीजिए था, देख लीजिए, देख लेंगे, क्या दिक्कत है? तो अपना देख लो, उसमें तुमको भी तो देखना पड़ेगा, है कि नहीं? हम भी देख लेते हैं, तुम भी देख लो, दोनों आदमी मिलके देख लेते हैं, है ना। तब है, नहीं नहीं, आप लोग के लिए थोड़ी है दिक्कत, विद्यार्थी के लिए नहीं है। स्टूडेंट तो कभी भी पूछ सकता है, उसको तो हमेशा का लिबर्टी है। संस्था वालों को आज वो अपने ले रहा है तो हम लोग को नहीं देगा जी, देना पड़ेगा। हाँ, है कि नहीं? आप लोग के लिए थोड़ी कोई दिक्कत है, विद्यार्थी तो कभी पूछ सकता है, उसके लिए तो हमेशा अवेलेबल है ना। लेकिन अब कहने का मतलब कि आप खुद विद्यार्थी सबसे ले रहे हैं, सब अपने लीजिएगा, ये कोई बात हुआ? है कि नहीं? तो उसका ईमानदारी से उसका क्या होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए, है ना, पृथक्करण होना चाहिए। हाँ, क्या कॉलेज सब सरकारी ना है जी, उन लोग को टेंशन है कोई? सरकार के यहाँ से फंड आ रहा है ना, सरकार के यहाँ से फंड आ रहा है, तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का क्या होता है कि उनको तो प्रोडक्टिविटी भी देना है ना। अब हाँ बिल्कुल, वो लोग बंद रखते हैं, है ना। ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को क्या प्रोडक्टिविटी देना है, अगर मान लीजिए छुट्टी पर छुट्टी ऐसे देने लग जाए तो उसकी तो उत्पादकता खराब हो जाएगी, है ना। तो उसको अपना उत्पादकता को भी मेंटेन करके रखना है। तो टाइम का अपना ये इंपॉर्टेंस है कि समय को इस तरह से यूज करना है कि समय ही आपको पैसा दिलाता है जी। टाइम को ठीक से प्रबंधित कर लीजिएगा तो ये आपको सब कुछ दे सकता है। और टाइम का प्रबंधन अगर ठीक से नहीं हुआ, है ना, तब ये मतलब आपको दिक्कत कर देगा। ये कहने सुनने में थोड़ा सा लगता होगा कि यार ये तो बड़ी अजीब बात है, लेकिन अजीब नहीं, यही फैक्ट है।
फ्री में कोई भी चीज किसी को भी आप ऑफर करिए, इवन सस्ता में ऑफर करिए, उसका वैल्यू नहीं समझेगा, है ना। आपको अच्छा भी कपड़ा अगर फुटपाथ पे स्टेशन के सामने मिल जाए ना, आपको स्वयं में ही बिलीव नहीं होगा कि ये कपड़ा आपका अच्छा होगा, है ना। आप वही कपड़ा खरीदे वहां से, ठीक है, गाँव में गए चाहे कहीं गए, आप पूछे कहाँ से लिया होता, अरे का के सेंट्रल मॉल गए थे ऐसे ही घूमने हुए, हमको पसंद आ गया बोल ले लिए। सेंट्रल मॉल, अब भी कुछ नहीं अभी सेंट्रल मॉल का है मतलब कि बढ़िया है, कह दिए, है ना। और उसे कह दीजिए कि अरे गए थे हनुमान मंदिर पूजा करने, देख लिए तो नीचवा मिल रहा था ले लिए। अब कितना बढ़िया उसके दिमाग में बैठ गया कि ये घटिया सामान लेके आया होगा, ये अच्छा हो ही नहीं सकता है। तो क्या है, जगह का प्रभाव है, जगह का इम्पैक्ट है ना। आप वहां पर सब में मॉल में जाके आप ब्रांड नहीं खोजते हैं, तो आपको पता है कि सब ब्रांड है ही इसमें, है ना। यहाँ पे सब ब्रांड नहीं है, तो जगह और प्लेस का मतलब है ना, और अपनी ये का है। तो है बहुत ब्रांड होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा पाया गया है कि क्वालिटी जो होनी चाहिए वो नहीं होती है ना। लेकिन आप वो पैसा देकर तो आ गए, है ना, आपने उसके हिसाब से वो पैसा दे करके आप आ गए। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप कहीं इधर से सस्ता सुस्ता उठा लिया, वो बहुत अच्छा हो निकल गया, है ना, अच्छी क्वालिटी निकल गई, और बढ़िया चल भी गया अच्छा खासा। हालांकि कभी कभी ही होता है, लेकिन हो सकता है। लेकिन एक इन जनरल परसेप्शन क्या बना है कि महंगा जगह पर जाएंगे तो वहां बढ़िया होगा, और सस्ता जगह पर जाएंगे वहां खराब ही होगा, है ना। ये दिमाग में बैठा हुआ है ना, कि महंगा होगा तो ठीक होगा, सामान्य तौर पे ठीक होता नहीं है। हाँ ये भी होता है, लेकिन लेकिन बहुत जगह पे ये भी है कि अगर कोई महंगा है तो उसके चांस हैं ठीक होने के, क्योंकि अगर ले रहा है तो कुछ तो होगा। चलिए मान लीजिए कपड़ा आपको गड़बड़े दिया होगा, तो वहां गए हैं, तो जाए हैं तो जाके 50 को सेल्फी ले लीजिएगा, नहीं ले लीजिएगा। अब सेंट्रल मॉल में गए हैं तो 50 को सेल्फी, भाई यहाँ पे हैं, ऐसे हैं, इधर पानी गिर रहा है, उधर खरीदना नहीं है, लेकिन सब घूम घूम के देख रहे हैं। सर्विस दिया ना आपको, ठीक है जी, ये कैसे बच गया। हाँ, 12 बजे, 12 कहाँ जी, अभी तो 11 11:15 हुआ है। हाँ? साइलेंट कर दीजिए। तो बता लीजिए, साइलेंट करके आइएगा उधर से, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जो है सो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि क्या है। चलिए अब आप देखेंगे कि मजदूर आंदोलन में लिखेंगे विभिन्न संगठन, है ना, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, विभिन्न संगठन, विभिन्न संगठन। तो इसमें लिखेंगे पहला मजदूर संगठन, फर्स्ट लेबर ऑर्गेनाइजेशन, पहला मजदूर संगठन, फर्स्ट लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1890, ठीक है, 1890। और कहां पर, कहां पर, बंबई, बंबई, ठीक है, 1890 में कहां पे, बंबई में। नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या था, बॉम्बे हैंडमिल एसोसिएशन, का नाम था बॉम्बे हैंडमिल एसोसिएशन। हैंडमिल एसोसिएशन, बॉम्बे हैंडमिल एसोसिएशन, ठीक है। संस्थापक, फाउंडर, एनएम लोखंडे, एनएम लोखंडे, ठीक है, एनएम लोखंडे, संस्थापक इसके थे एनएम लोखंडे, ठीक है। तो पहला मजदूर संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1890 में, कहां पर,
बंबई में। नाम क्या था? एसोसिएशन। और फाउंडर कौन थे? एनएम लोखंडे। ठीक है, नेक्स्ट आगे आइए। पहला व्यवस्थित मजदूर संगठन, फर्स्ट सिस्टमैटिक लेबर ऑर्गेनाइजेशन। पहला व्यवस्थित मजदूर संगठन, अगला लिखेंगे, पहला व्यवस्थित मजदूर संगठन। पहला व्यवस्थित मजदूर संगठन 1918, 1918। ठीक है, 1918 कहां पर? गुजरात में। कहा ना? मद्रास, है ना? 1918 मद्रास। पहला व्यवस्थित मजदूर संगठन 1918 मद्रास। लिखेंगे नाम, इसका नाम क्या था? मद्रास श्रमिक संघ। इसका नाम था मद्रास श्रमिक संघ। मद्रास श्रमिक संघ, मद्रास लेबर यूनियन, मद्रास श्रमिक संघ इसका नाम हो गया। ठीक है, यहीं पर नोट करके लिख लेंगे कि यह पहला व्यवस्थित मजदूर संगठन था, क्योंकि यह पहला व्यवस्थित मजदूर संगठन था क्योंकि यह पहला व्यवस्थित मजदूर संगठन था क्योंकि इसमें नियमित सदस्यता एवं शुल्क का प्रावधान था। नियमित सदस्यता, रेगुलर मेंबरशिप एंड फी, नियमित सदस्यता और शुल्क का प्रावधान था। यानी कि आपको सदस्यता लेनी पड़ती थी और उसके लिए आपको फी देना पड़ता था, कुछ उसके शुल्क देने पड़ते थे। ठीक है, नियमित सदस्यता शुल्क का प्रावधान था, प्रोविजन था। ठीक है, हाँ, संस्थापक लिखेंगे वीपी वाडिया। संस्थापक वीपी वाडिया, है ना? इसके फाउंडर थे वीपी वाडिया। ठीक है, संस्थापक वीपी वाडिया थे। ठीक है, तो संस्थापक वीपी वाडिया। अन्य नेता इसके, अदर लीडर्स, तो अन्य नेता कौन थे? चलेंगे, जी राम नायडू। जी राम नायडू, जी राम नायडू। ठीक है, एक और थे जेसी चिट्टी। जेसी चिट्टी। ठीक है, जेसी चिट्टी, चिट्ठी नहीं, चिट्टी। हाँ है, हाँ। तो जी राम नायडू, जेसी चिट्टी, ये अन्य लीडर्स थे। ये कौन अति उत्सुक हो गया जी? अच्छा, बैग गिर गया। कल, परसों, हाँ, परसों शाम में बीपीएससी वाला जो क्लास चलता है इवनिंग का, तो शाम में आए हम क्लास लेने, तो सब पानी पी के अपन बेतलवा एक ही जगह सब रख लेता है ना, उधर कहीं बेंच पे रख लेता। अब जमाने पर सब बेचारा खड़ा हुआ, अब खड़ा हुआ सब एक ही साथ धरा 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 गिर गया। उन्हीं बोला, ये तुम लोग कौन पार्टी कर रहा है जी? सब लोग अपन बोतल अपने पास रखता है ना? की करेगा, है ना? कि तब पानी का बोतल सब रख दिया एक ही जगह पर, और बहुत जबरदस्त आवाज किया, सब साथी गिर गया था, है ना? एक ही तरीके से। तो कभी कभी ये सब चीज को भी थोड़ा सा
अपना सामान हमको कहाँ रखना है, कैसे कैरी ऑन करना है, इसका भी ये रहना है। चलिए नेक्स्ट आइए, ये हो गया, लिख लिए फाउंडर अन्य नेता। आगे आइए, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन, अगला हेडिंग बनाइए, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन, ठीक है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन। उन्नीस सौ 18, क्षेत्र अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद गुजरात। संस्थापक का फाउंडर कौन था जी? है है मोदी जी ने ना कहेगा कोई? महात्मा गांधी, गुड, महात्मा गांधी है ना, इसके संस्थापक महात्मा गांधी। अब देखिए, अभी अभी देश में ऐसा स्थिति है ना, कब आदमी क्या कहेगा कोई जी ठीक नहीं है जी। ये कंगना रनौत सही में तबाह करके छोड़ दी है जी, बाप रे, कुछ जो बोल देती है, कैसे बोलती है भगवान ही जानते हैं ना, उस दिमाग उमाग का क्या है। अभी उसका कोई इंटरव्यू हम देखे वायरल, तलाक के लड़के सब देखा कि सर ये देखिए ना क्या कह रही है, तो वो कह रही थी कि देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस। कह रही है आप लोग को मालूम नहीं है, आप लोग को देश से एक सच छिपाया गया। उन्हें पगली कौन सा इतिहास पढ़ के आई है भाई, है कि कौन सा इतिहास का किताब पढ़ ली, कहती देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, है ना। कैसे बोल सकते हैं, क्या बोली थी? तो मतलब वहां उससे उनसे उस तरह की चीजों का उम्मीद कर सकते हैं कि वो ऐसा बोल सकती हैं, है ना। हाँ, वो बोले कि भाई वो बोले कि हमको ऐसा लग रहा है कि देश 2014 में आजाद हुआ है ना। है है भ्रम क्यों जी, राम के अवतार। हाँ, तो इस सब का फायदा उसको तो मिल ही ना रहा है, टिकट मिल गया है ना, सुरक्षा मिला हुआ है Z+, है ना, तमाम तरह से अब देखिए सांसद बनती कि नहीं बनती है, लेकिन ये सब अलर बलर बात बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, है कि नहीं, कुछ भी बोल देती है। हम बताइए कौन आदमी देखेगा तो उन बच्चा बच्चा देख लिया वीडियो तो याद कर लेगा सुभाष चंद्र बोस देश के पहले प्रधानमंत्री, उसका करियर ही बर्बाद कर देगी। हैं? ऐसा ऐसा फैक्ट बता देती है कि उसके बाद एकदम कॉन्फिडेंस में करे कि इतिहास में झूठ बोला गया है ना, इतिहास में सही समझाया नहीं गया है, जबकि देश आजादी होने से बहुत पहले ही ऐसा मतलब जो डाटा सब कहता है, जो मतलब लोग कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो गई थी। हालांकि ये संदिग्ध है, ये मतलब नहीं कहा जाता क्योंकि बहुत स्पष्ट बात है, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं है कि वो पहले प्रधानमंत्री थे, है ना। तो कहती कि आजादी के बाद, आफ्टर द इंडिपेंडेंट, है ना, सुभाष चंद्र बोस वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो ये कहने का तो कोई मतलब है ही नहीं तर्क, ठीक है ना। नेहरू जी देश के प्राइम मिनिस्टर थे, और नेहरू जी का उस समय चाहे जो भी परिस्थिति रहा हो, लेकिन हाँ जी, ये देखिए, ये अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता है ना, सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ था। ये कहा जाता है कि प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन वो जांच हुआ तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे ये प्रमाणित हो सके कि उस प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस थे। इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी के संबंध में बहुत तरह का कहानी चलता है। कहा जाता है कि यूपी में एक गुमनामी बाबा थे, वही सुभाष चंद्र बोस थे। ये कहानी बहुत दिन तक चला कि वो अपना परिचय नहीं देते थे, लेकिन उनकी हैंडराइटिंग, उनकी चीजें, उनकी शैली, उनकी आवाज सब सुभाष चंद्र बोस से मिलती थी, ये लोगों का कहना है ना। तो ये भी मतलब एक प्रकार का भ्रम ही है, मतलब क्योंकि बहुत स्पष्ट साक्ष्य ऐसा कुछ नहीं है कि कहा जाए कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे, और अगर वो थे तो फिर वो छुपे क्यों थे। और वो ऐसा कोई मतलब ये नहीं था, मतलब उस समय अब सुभाष चंद्र बोस कभी भी रहते तो वो ऐसे व्यक्तित्व तो नहीं थे कि वो छुप के रहते,
है ना, ऐसा उनसे हम नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि वो छुप के रहे, है ना। और ये जरूर था कि सुभाष चंद्र बोस यदि वापस लौट जाते इंडिपेंडेंसी के बाद, रहते भारत में, तो शायद प्रधानमंत्री का पद उन्हीं को दिया जाता, क्योंकि जो उन्होंने किया था बाहर जाकर के या देश के अंदर में भी जो किया था, है ना, तो मतलब वो बहुत सारी चीजें थी जो जिसके वजह से सुभाष चंद्र बोस इसके लिए एलिजिबल थे, उनको ये पद दिया जाता। योग्यता की कोई कमी नहीं, आईसीएस क्वालिफाई आदमी था वो, उसी टाइम पे आईसीएस क्वालिफाई कर गए थे वो, है ना, 1920 में। तो आप समझ सकते हैं कि योग्यता की कोई कमी नहीं थी उनके पास। और साथ में देश के राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के बाहर जाकर के जिस प्रकार से उन्होंने भारत को संगठित करने का काम किया था, ये किया था, तो इसमें उनको पद मिल सकता था, इसकी पूरी संभावना थी। लेकिन पता ही नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ। अब इस संबंध में कहा जाता है कि भारत सरकार के पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं कि यदि उसको सार्वजनिक कर दिया जाए। दो लोग हैं, एक सुभाष चंद्र बोस और एक लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री देश के प्रधानमंत्री, विदेश दौरा पे गया, उनका डेथ हो गया और किसी को पता नहीं है आज तक कि क्या हुआ, कैसे डेथ हुआ, है ना। और प्रधानमंत्री मरा है और भारत में उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। ये कौन सी बात हो गई कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर का पोस्टमार्टम अपने देश में अपने मेडिकल टीम को नहीं करने दिए, है ना। और ये कहा जाता है कि पॉइजन का बात था, कुछ लोग कहता है हार्ट अटैक आया था, लेकिन पता तो चलना चाहिए था ना कि कैसे हुआ, कौन दिया, है ना। और सबसे बड़ी बात कि वहां पर 3 बार 3 लोगों ने, 3 अथॉरिटीज ने पोस्टमार्टम किया था बॉडी का, और तीनों का रिपोर्ट मैच नहीं करता है। तीनों का रिपोर्ट अलग अलग बात कहता है, कोई कहता है इस कारण से, कोई कहता है इस कारण से, कोई कहता है इस कारण से। लेकिन कुछ ना कुछ षड्यंत्र, कुछ ना कुछ तो कंस्पिरेसी हुई थी शास्त्री जी के खिलाफ ताशकंद के अंदर में, क्योंकि ऐन दिन प्रधानमंत्री का जो है वो रसोईया बदल दिया गया था। जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन उनका खाना बनाने वाला चेंज था, उसको छुट्टी पे भेज दिया गया था और नए आदमी को रख दिया गया था। प्रधानमंत्री है, मजाक थोड़ी है, किसी देश का प्राइम मिनिस्टर है ना। और एंड टाइम पर उनका घर बदल दिया गया, मतलब जो ताशकंद में जो घर मिला था रहने के लिए, तो उस दिन उनको वो घर कहा गया कि आप इसको खाली करिए, आपको यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। आज के प्रधानमंत्री कोई कर देगा ऐसा? हिम्मत है किसी का? ये जाते हैं हमारे मोदी जी, किसी का औकात है कि कह दे कि आज आपको शिफ्ट कर देंगे ना, तुरंत अपन फ्लाइट वाले के चलेगा इंडिया, ये आदमी कहे कि तुम रहो अपना करो, हम देखते हैं। तो ऐसा ही होना चाहिए, देश को ऐसा ही होना चाहिए, देश के लीडर को ऐसा ही होना चाहिए ना। जहां आपका सम्मान नहीं वहां आप क्यों रुकेंगे, या क्यों क्यों इस प्रकार से आप रुकेंगे, है ना। रुकना वहीं पे चाहिए जहां आपको आपका सम्मान मिलता हो। सम्मान नहीं मिलता है, बात खत्म। लेकिन उस समय भारत के एक तो था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, हम लोग किसी गुट में नहीं थे, इसलिए सब गुट वाला सब हम लोग को मतलब फ्री होकर के सपोर्ट नहीं करता था, है ना। इसमें मेन आदमी था रसिया ही, रसिया ही बीच मीडिएटर था, रसिया ने ही मीटिंग आयोजित किया था। और मुख्य बात यह थी कि जब शास्त्री जी यहां से जा रहे थे ताशकंद समझौता में, तो 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जा रहे थे। तो 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय आर्मी लाहौर तक कब्जा कर ली थी, लाहौर तक हमारे कब्जे में था, लाहौर तक हम घुस गए थे। तो आप सोचिए पीओ को कौन पूछता है, लाहौर तक हमारे कब्जे में था, लेकिन हम ये एरिया खाली नहीं करा पाए थे, हम सीधे लाहौर पहुंच गए थे। तो अब मीटिंग के लिए हुआ कि भाई मीटिंग कराया जाए भारत और पाकिस्तान का, तो इसमें बीच में आया रसिया। जब नेहरू जी यहां से फ्लाइट से जा रहे थे, जब फ्लाइट पे जाते, भारतीय मीडिया ने नेहरू जी से पूछा कि हम क्या उम्मीद करें, आप जाइएगा तो लाहौर दे के आइएगा। तो शास्त्री जी ने एक बात कही थी कि यदि लाहौर गया तो मैं नहीं लौटूंगा, मेरी बॉडी लौटेगी। ये शास्त्री जी कह के गए थे यहां से भारतीय मीडिया को कि यदि लाहौर गया पाकिस्तान के पास तो मैं नहीं लौटूंगा। और आप देखेंगे कि जब ये ट्रीटी हुई तो लाहौर दे दिया गया पाकिस्तान को, वापस दे दिया गया, और शास्त्री जी वापस भी नहीं लौटे। आए तो सही, लेकिन वही सफेद कपड़ों में लिपट करके आए थे। मतलब ये अलौकिक घटना हुई कि किसी देश का प्रधानमंत्री जाकर के विदेश में समझौता के बाद उसकी डेथ हो जाती है और देश चुप हो रह जाता है, और देश इसका इंटरनेशनल लेवल पर जस्टिफिकेबल तरीके से जांच करने के लिए प्रेशर नहीं बनाता है। इंदिरा जी प्रधानमंत्री बन गई, ये उनका नैतिक कर्तव्य बनता था कि इस पूरे मुद्दे की जांच करवाती, आने देती सच्चाई सामने देश के कि क्या है। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई सेंट्रल सर्विस में जाता है या सेंटर में सरकार बनती है, सेंटर में आप जब जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, बहुत सारे ऐसे डाटा हैं
कि यदि उनको सार्वजनिक कर दिया जाए तो भारत में बहुत ऐसे लीडर हैं जिनको कि आप बहुत सम्मान देते हैं, हो सकता है कि उसके बाद आप उनका अपमान करना शुरू कर दें। हो सकता है कि वो लोग देश के नजरों में गिर जाएं, कुछ घटनाएं अगर सामने आ जाए तो। और साथ ही भारत का कुछ राष्ट्रों के साथ संबंध खराब हो जाए, जो राष्ट्र हमारे मित्र होने का दावा करते हैं, जो कहते हैं कि हम आपके मित्र हैं, आपके बुरे दिनों में साथ दिए हैं, तो ऐसे लोगों के साथ भी हमारे संबंध खराब होने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए माना जाता है कि इतिहास में अगर कोई घाव हुआ था और वो घाव भर गया हो तो उसको कूड़ेदना नहीं चाहिए। कूड़ेदिएगा तो दर्द और आह के सिवा कुछ नहीं निकलेगा। तो संभव है कि यदि हम इस पर जांच बिठा दिए, फिर से जांच शुरू कर दिए और डॉक्यूमेंट जनता के सामने रिलीज कर दिए, तो दर्द ही निकलेगा, बुराइयां ही निकल के सामने आएंगी। और कुछ लोग जिनकी छवि जो कि बहुत बेहतर है, हो सकता है कि वो कटघरे में आ जाए। इसलिए आप देखिएगा कि जब भी किसी का शपथ होता है, किसी मंत्री का, तो उसको दो शपथ लेना पड़ता है, एक पद का शपथ और एक गोपनीयता का शपथ। गोपनीयता का शपथ का मतलब है कि कोई विषय जो कि एज ए मिनिस्टर, एज अ इलेक्टेड बॉडी मुझे अगर पता चल गया तो मैं इसको तब तक सार्वजनिक नहीं करूंगा जब तक कि यह सार्वजनिक करना जरूरी ना हो जाए, मतलब बहुत कंपलसरी ना हो जाए। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत जानने के बाद भी लोगों को ये नैतिक बाध्यता है कि वो उसको सार्वजनिक ना करे, उसको वो सामने ना लाए। ऐसे ही सेंट्रल सर्विसेज में जो लोग जाते हैं, बड़े पदों पे जो आईएएस आईपीएस जाते हैं, उन्हें भी इस बात की जिम्मेवारी रखनी होती है। और उनको तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के द्वारा ही बांध दिया गया है। जब फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 33 आप पढ़ेंगे तो वहीं पर कह दिया गया है कि इन लोगों की का जो सीनियर ऑफिसर्स हैं या जो सेना के लोग हैं, ये पुलिस के लोग हैं, इनके अधिकार आम आदमी के अधिकार से सीमित है। इसलिए आप देखते हैं कि पुलिस कुछ भी नहीं बोल सकते, सेना का अधिकारी कुछ भी नहीं बोल सकते, उनको लिमिट में बोलना रहता है, क्योंकि उनके पास उतने अधिकार नहीं है जितने कि आम लोगों के पास। तो इसलिए उनके राइट्स को क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। क्लियर है, समझ रहे हैं? तो यहां पे इसको जैसा आपको ध्यान रखना है कि ये इस तरह की कुछ घटनाएं और चीजें जो है सो वो हुई थी। ठीक है, चलिए क्या लिखे हैं, फाउंडर महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे यह उस समय का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन था। यह उस समय का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन था। उस समय का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन था। नेक्स्ट लिखेंगे, अब आइए ऑल इंडिया, अगला हेडिंग बनाएंगे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920, बंबई। ठीक है, इसी को शॉर्ट में कहा जाता है एटक। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ देगा एटक की स्थापना कब हुई थी, तो 1920 में। इसी का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, एटक 1920। ठीक है, स्थान बंबई, प्लेस इसका बंबई था। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन है, कौन? एनएम जोशी। एन एम जोशी लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे इसके। ठीक है,
संस्थापक एनएम जोशी, है ना। पूरा नाम नारायण मल्हार जोशी, एनएम जोशी, पूरा नाम नारायण मल्हार जोशी। ठीक है, तो देखिए ये है एनएम लोखंडे। अब पीछे आप एगो पढ़े ये पढ़े एनएम जोशी और पीछे पढ़े एनएम लोखंडे। तो लोखंडे बनाए हैं बॉम्बे हैंडमिल एसोसिएशन, एनएम जोशी बनाए हैं एटक। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। नेक्स्ट लिखेंगे पहले अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष। तो इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, पहले अध्यक्ष, फर्स्ट चेयरमैन तो लाला लाजपत राय। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। और यहीं पर एक बात नोट करके लिख लेंगे, नोट करके लिखेंगे कि 1929 के 1929 के 1929 के एटक के नागपुर अधिवेशन, 1929 के एटक के नागपुर अधिवेशन में, एटक के नागपुर अधिवेशन में, एटक के नागपुर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। क्लियर है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट लिखेंगे आगे कि नागपुर अधिवेशन में महामंत्री, महामंत्री दीवान चमन लाल थे, दीवान चमन लाल। दीवान चमन लाल। ठीक है, चलिए ओके। आगे लिखेंगे एटक का विभाजन। हाँ, इसका बंटवारा भी हो गया था बीच में। एटक का विभाजन। ठीक है, ये बढ़िया टॉपिक चल रहा है ना। मजदूर दिवस से अगर कभी कोई है, क्या क्या कांग्रेस का विभाजन था क्या है? और सब लोग का नहीं हुआ विभाजन? ऐसा नहीं है ना, है ना। जहाँ पे जिसका आइडियोलॉजी मैच नहीं करेगा वहां पर पार्टीशन जो है सो हो जाता है? हम्म हम्म। ये कांग्रेस की लेकिन बात नहीं हो रही है, ये एटक है। कांग्रेस का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन, तो उस सब में लग जाता है ना। लेकिन कांग्रेस के यहाँ पे इसका मतलब ही नहीं कि कांग्रेस राजनीतिक पार्टी की बात हो रही है ना। कांग्रेस लग गया मतलब कि एक प्रकार का संघ है, सम्मेलन होता था, मीटिंग होती थी, है ना। और मैं ये कह रहा था कि जैसे कि अभी सामान्य तौर पे मान लीजिए कि छुट्टी उट्टी रहता है, मौजूद है, तो बहुत सब यूट्यूबर सब पगला सब घूमते रहता है, ये है, ये है, वो है ना। एक बार क्या हुआ कि जब इनका डेथ हुआ था, आपको अटल जी का, अटल जी का डेथ हो गया,
2018 में हुआ था ना, शायद 18 में हुआ था। 18 में 15 अगस्त। अब हाँ, अब हुआ क्या कि कुछ लोगों का कहना था कि 15 अगस्त को मतलब ही हो गया था, लेकिन सार्वजनिक किया गया 16 अगस्त को, लेकिन सरकार कहती कि 16 को ही हुआ था। ऐसे कुछ लोग का मानना है कि चूंकि उस दिन इंडिपेंडेंस डे था तो शोक शोक हो जाता। हम्म, है ना। सरकार स्पष्ट तौर पे कहती है कि 16 को, ठीक है, सरकार 14-15 का विवाद नहीं लाती है। 15 का विवाद सामान्य तौर पे आम लोगों का है ना, है ना, कि भाई हाँ, कैसा हुआ था 16 को, तो इस 2018 का बात है। और उस समय क्या हुआ कि अब राष्ट्रीय शोक घोषित हो गया। 16 अगस्त को राष्ट्रीय शोक हो गया, झंडा झुक गया। आज सब जगह छुट्टियां हो गई, सब जगह छुट्टी हो गया। अब दिक्कत हो गया कि मेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो गई उस दिन, क्योंकि मैं गया था हजारीबाग क्लास लेने के लिए। मैं सप्ताह में उसमें 2 दिन जाता था। तो 15 अगस्त को यहाँ पे सब सेलिब्रेट करके रात को गाड़ी पकड़ के अब वहाँ पहुंच गए। और सुबह में न्यूज आया कि डेथ हो गया। अब वहाँ का डायरेक्टर बेचारा परेशान के, सर अब क्या किया जाए, तो बताइए। हमने कहा हम तो भाई आ गए हैं 2 दिन के लिए। अब अगर ये कैंसिल होगा शेड्यूल, क्लास क्लास नहीं होगा, तो फिर अगले वीक ही अब हम थोड़ी आपको आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। 2 दिन का ही आप हम लोग को करना है, कैसे भी आप अगर अरेंज कर सकते हैं तो करिए। बोले कि सर बड़ी मीडिया उडिया सब आ जाएगा, प्रधानमंत्री का बात है। हमने हाँ ये तो भाई है, लेकिन क्या किया जाए। हम बोले कि वैसे भी तो हमको पढ़ाना तो पॉलिटियन है। उपाय लगाते हैं, हम एक काम करिए, आप ही मीडिया बुला दीजिए, है ना, सुबह सुबह। अरे क्लास कैंसिल मत करिए, है ना, बस एक मैसेज ग्रुप में सर्कुलेट करवाइए कि आज देश के प्रधानमंत्री के निधन पर संस्था के द्वारा, है ना, पीएफआई इस नाम था उसका, मतलब कि संस्था के द्वारा जो है शोक सभा का आयोजन, जिसमें सभी शिक्षकगण और विद्यार्थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किए गए प्रधानमंत्री और उनके निजी जीवन के जो महत्वपूर्ण कार्य थे उस पर चर्चा करेंगे। ऐसा कह के एक मैसेज आप सर्कुलेट करवा दीजिए। वो तुरंत मैसेज ग्रुप में डला दिए। आसपास के जो मीडिया कर्मी थे उनको सूचना चल रही है कि भाई आप आ जाए यहाँ पर। तो सब विद्यार्थी सब आ गया, तो हम भी पहुंचे, मीडिया भी आई। उसमें आधा घंटा हमने पूरा अटल जी के बारे में बताया। उसके बाद सब हुआ, मीडिया लोग बुझ गया कि हाँ अटल जी का प्रोग्राम चल रहा है। सर आप अपना सीख गया अपना, अगला दिन पेपर में भी न्यूज अपना सब निकाल दिया। अब भी अपना चल गया आराम से। आधा घंटा तक सब बात हुआ। आधा घंटा के बाद हुआ कि जैसे अब मीडिया के कर्मी के लोग जब चले गए, बोले कि हो गया जी, अब शटर बाहर से गिरा दीजिए, यहाँ से अब क्लास स्टार्ट कीजिए, है ना। फिर 2 दिन लगातार आराम से क्लास चला। अगला दिन पेपर में न्यूज भी आया कि भाई संस्थान ने अटल जी के बारे में ये किया, शोक सभा का आयोजन किया, सब हुआ। लेकिन क्लास अपना भीतर में चलता रहा, कि वो 2 दिन का था मैटर, तो अपना हो गया। तो अब ये सब नियम सब रहता है, तो कभी कभी आपको बहुत सारा नियम को भी मानना है, आप व्यवस्था को भी लेके चलना है। तो हालांकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे आज के लिए तो कोई खास नहीं तो मौजूद दिवस, लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री के साथ या कुछ ऐसा अप्रिय घटना घटता है तो फिर तो आप प्राइवेट हो सरकारी हो कोई मैटर नहीं करता है ना, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम सब लोग स्टेट राष्ट्र के रिसोर्स हैं, है ना। हम लोग याद है कि एक बार जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तब पीवी नरसिम्हा राव का डेथ हुआ था। उपराष्ट्रपति थे पीवी नरसिम्हा राव नहीं, दूसरा कोई था। पीवी नरसिम्हा राव वो तो प्राइम मिनिस्टर थे, पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, कोई उपराष्ट्रपति थे बीच में। हाँ, हामिद अंसारी से पहले कौन थे, हामिद अंसारी 10 साल रहे लगातार ना। उससे पहले कोई तो राष्ट्रीय नेता का निधन हुआ था मुझे याद है, और उस दिन 10 दिन की छुट्टी हो गई थी, स्कूल सब 10 दिन के लिए बंद हो गया था। वो 10 दिन हम लोग को तो ऐसा लगा था कि बाप रे बाप, मैंने हाँ मैंने रहता ना कि भाई स्कूल छुट्टी हो जाए, मैंने लॉकडाउन वाला बात तो है ना, कि एकदम 10 दिन बंद हो गया। अब हम लोग जब छुट्टी का बात आता था ना, तब बतियाता था आदमी, स्कूल में सब बतियाता कि अब कोई नहीं मरेगा काजी कैसे कि मरेगा तबे तो छुट्टी होगा, ऐसे तो छुट्टी होगी नहीं। तो प्राइवेट स्कूल तो बंद करता है जी, बंद नहीं करता है, वो लगातार चलाते रहता है, वो बंद नहीं करता है, कोई कहीं भी छुट्टी नहीं देगा। बस एक वही संडे का छुट्टी है ना, बाकी कोई छुट्टी नहीं, है ना। तो वो अपना लगातार तो, लेकिन वो छुट्टी बहुत जबरदस्त हुआ था, है ना, मतलब एकदम जबरदस्त तरीके का छुट्टी हुआ था जो हम लोग वहां पे मनाए। तो फिर उसके बाद से उतना लंबा छुट्टी तो सीधे कोरोना में आया है ना।
जो आया सो है कोरोना वाला। हाँ जी, कोविशील्ड वाले कौन से लोग हैं जी? हैं? कोवैक्सीन है, मतलब कोविशील्ड वाले कितने लोग हैं जो कोविशील्ड लिए हैं? याद नहीं लिए हैं, है ना? तो कोवैक्सीन में तो दिक्कत अभी नहीं, सामने नहीं आया है, लेकिन कोविशील्ड को सब कह, कोविशील्ड को कह रहा है कि बाप रे हार्ट अटैक जो हो रहा है, जो ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, वो कोविशील्ड है ना? ठीक है। हाँ उस समय तो अफवाह ही था, है ना? लेकिन ये जो है वो, हाँ हाँ, मतलब कि इस तरह की स्थिति जो है सो वो बनी है। चलिए, है चलिए, मतलब बहुत तरह का इसमें थोड़ा सा ये है, लेकिन अब देखिए, अगर इस तरह का बात है तो ठीक बात नहीं है, आदमी को अपना केयर करना पड़ेगा जी, है ना? ठीक तरीके से योग वोग अपना करे, ताकि आप अगर व्यायाम व्यायाम करते हैं, अगर हेल्दी डाइट रखते हैं, तो ये सब समस्या नहीं होगा, है ना? नहीं तो अगर कहीं, क्योंकि आज की ये सही में ये बहुत सारा स्थिति आ रहा है कि युवा अवस्था में ही हार्ट अटैक, है ना? और ये बिल्कुल, ये और ये पहले से संभावना थी, हम लोग तो इसको पढ़ रहे थे, बहुत पहले से इसकी संभावना थी इस पे कि ज्यादातर जो वैक्सीनेट हुए हैं लोग, उन्हीं के साथ ऐसी घटना घट रही है जो वैक्सीनेट हुए। और ये पहले से कमिटी इस पर जांच कर रही थी, मतलब 6-7 महीना पहले का न्यूज है, जब कमिटी बना दी गई थी कि आप जांच करके हमको रिपोर्ट दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था कि क्या ऐसा ही हो रहा है कि जो लोग वैक्सीनेट हुए हैं उन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है। तो उस समय कमिटी ने भी ये माना था कि ज्यादातर ये हार्ट अटैक के जो केसेस बन रहे हैं, ये वैसे ही लोगों के लिए हैं जो वैक्सीनेटेड हैं। अब वैक्सीनेटेड में अब क्लियर हो गया कि कौन सा वैक्सीन, मतलब अभी एक कोविशील्ड वाला मैटर है ना? स्पुतनिक 5 वाला को डरने का जरूरत नहीं है ना? हाँ, और नहीं देखिए तो ज्यादा अच्छा है भाई। हाँ नहीं, हाँ, तो इसलिए अब देखना नहीं है, ये सब टेंशन में नहीं पड़ना है ना? हाँ हाँ हाँ, वैक्सीन तो हम लिए थे, है ना? है ना? हम लोग थोड़ा सा, हाँ, हम लोग थोड़ा सा अपना ये कर लिए थे, नहीं तो कहीं थोड़ा अरेंज कर लिए थे स्पुतनिक 5, क्योंकि इस समय तो सही में बिलीव नहीं था, है ना? हाँ, तो थोड़ा उसके लिए पैसा लगता था, थोड़ा महंगा लगता था, लेकिन वो अरेंज हो गया था। तो है क्या अब देखिए, जांच तो हो रहा है, उस पर जांच तो होगा, जांच हो रहा है, और चंदा दिया है सरकार को, है ना? तो इसलिए अब तो मोदी जी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया जी, कि अभी चुनाव बाकी है, अभी तो अभी बहुत सारा क्षेत्र में ही है, और अगर कहीं ये मुद्दा बहुत हावी हो गया तो राहुल गांधी के लिए वरदान साबित हो जाएगा, है ना? अगर ये मुद्दा बहुत ये हो गया तो, हाँ, पहुंच नहीं पाएंगे ठीक से, सही बात है ना? हाँ हाँ, क्या कोवैक्सीन है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोविशील्ड का पर नाम आया है, कोविशील्ड पे दिक्कत है। ये देखिए, ये देखिए, हाँ, स्पुतनिक 5। सर, आप कौन सा? हाँ, आया था, यहाँ मिल रहा था, कोची कैसे कोविशील्ड? सर्टिफिकेट आ जाता है? हाँ, तो आपका कौन सा है? कोविशील्ड तो दिक्कत है ना? चलिए, लेकिन अब देखिए, इतना ज्यादा ज्यादा तनाव नहीं लेना है, ठीक है? क्योंकि जो होना है सो तो हो चुका है ना? हाँ, इसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है? तो बचने का एक ही तरीका है कि हार्ट पर ज्यादा जोर न दिया जाए, है ना? बिना मतलब का टेंशन नहीं लिया जाए, है ना? हाँ, नहीं, कोवैक्सीन वाले लोग भी हैं, बहुत सारे कोवैक्सीन वाले भी हैं। को ये हुआ ना कि देखिए, कोविशील्ड कोविशील्ड कोवैक्सीन जल्दी आ गया था, तो जल्दीबाजी में लोगों ने जल्दी जल्दी उसको ले लिया। बाकी और भी वैक्सीन आया, लेकिन लेट से आया था। है, कुछ करने उड़ने का जरूरत नहीं है, पहले तो इतना आप ले लिए हैं, तो अब इसको जांच करके अपना सर्टिफिकेट देखने का जरूरत नहीं है। जैसे देखिए,
जैसे कि किसी को सांप काट देता है, सांप, स्नेक ने किसी को काट दिया, हाँ, तो बहुत बार आप देखें ना, बहुत सारे केस में विष बॉडी में फैलने से पहले ही आदमी का डेथ हो जाता है। क्यों? क्योंकि आदमी प्रेशर ले लेता है। तो पहला बात तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है, जो लिए हैं, जानकारी के लिए जो लिए सो लिए हैं। ऐसा नहीं है कि सबके साथ दुर्घटना घट रहा है, किसी किसी के साथ दुर्घटना घट रहा है ना, या घटा है। हाँ, तो और आप भी देखिए गांवों में रहने वाला आदमी सबको, हम लोग को डरने होने का जरूरत नहीं है ना। जो गांव में रहा है, घुमा है ना, पूरा से बॉडी का रौदाई हुआ है, उसका इम्यून सिस्टम ऐसे ही मजबूत है ना, है? तो शहर में भाई कि आपका जीवन शैली कैसा है ना, नहीं जिम टीम पगला टाइप चीज है ये सब, है ना। घर में आदमी अपना काम करे तो कोनो जिम उम जाने का जरूरत नहीं है जी, है ना, बिल्कुल। घर में मसाला नहीं पीसाएगा, वहां जाके के साइकिल चलाएगा, हम मिक्सी, बताइए। ये सब तो ये आधुनिकता तो और बर्बाद कर दिया है ना। ये आधुनिकता मॉडर्निटी जो है वो और खराब कर दिया है ना। अपना फिजिकल एक्टिविटी सही रखना है। सुबह में उठिए, एक तो सुबह में उठने का आदत डाल लेना चाहिए, है ना, कि आप सुबह में उठे। सुबह में उठिए तो और कुछ करिए चाहे मत करिए, बाहर निकल करके सूर्य नमस्कार जरूर करिए। एक अगर आप यूट्यूब खोलिए, सूर्य नमस्कार करना सीख जाइए। एक अगर आप सूर्य नमस्कार सुबह सुबह उठ के कर लेते हैं, आप ये सब बीमारी, ये सब चीज से एकदम दूर हो जाइएगा, है ना। कभी कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। इस तरह का किसी के साथ, अगर इतना नहीं कि सबके साथ हो रहा है, किसी किसी के साथ, तो मान लीजिए कि आप बहुत सारा तनाव लेकर के बैठे हुए दिमाग में, है ना, तो ये दिक्कत हो जाएगा। तो तनाव ज्यादा नहीं लेना है। ऐसे हमने उसी समय कहा आपका कि ठीक है, सब अपने मन में बनना है कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत भी हो रहा है तो ठीक है ना, ठीक हो जाएगा, है ना। कोई ऐसा नहीं है जो 100% ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल। तो इसमें क्यों इसका प्रेशर लेकर के घूमे। और एक बाबा जो है, जो बहुत वायरल हुए होते हैं जी, जो रहते हैं वहां, राधा नाम का जप जो करते हैं बाबा प्रेमानंद जी। अब बताइए, वो आदमी, उनको 17 साल पहले ही डॉक्टर कह दिया था कि आप 6 महीना से ज्यादा के मेहमान नहीं है। 6 महीना अगर जी गए तो आप समझिए कि बहुत बड़ा बात है। आज वो आदमी 17 साल से, मतलब वो बात कहने का 17 साल हो चुका है, आज भी वो फिट है एकदम, है ना। 2:30 बजे जग जाते हैं एकदम। तो समझ रहे हैं, अगर आप संयोजित करके ठीक तरीके से अपने को रखेंगे तो ठीक से चीज चलेगा। लेकिन अगर दबाव तनाव में रह करके अगर आप चीजों को खराब कर लेंगे तो अपने आप खराब हो जाएगा, है। तनाव में जाने का जरूरत नहीं है किसी को भी, है, तनी मुनी हो गया, है। ज्यादा तनाव वनाव लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो होना होगा सो होके रहेगा, है ना। तो उस पर आपको ही नहीं करना है, ठीक है। सब बात के बाद एक चीज ध्यान रखिए, सारा बात के बाद अपने आप को देखिए, सबका अपना एक मैथमेटिक्स है। ईश्वर के यहाँ जो एक संस्था है, वहां पर क्या है, सबका एक मैथमेटिक्स है। आज सबका निश्चित है कि आपको कितना दिन इस धरातल पर रहना है। कोई कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कोई स्पुतनिक 5 आपको बचा नहीं पाएगा अगर जाना होगा तो, है ना। अगर नहीं जाना होगा ना तो कोई भी आपको नहीं। आप हमारे मजदूर जो उत्तराखंड में वो बन रहा था, एगो मजदूर को कुछ नहीं हुआ जी, है। और उतना सुरंग में सब मजदूर सब फंसा था बेचारा, कुछ नहीं हुआ। तो जिसको बचना होगा ना वो कहीं बच जाएगा, आज जिसको जाना होगा ना उसको कोविशील्ड स्पुतनिक से कोई नहीं बचा पाएगा। जाना होगा तो चली जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए, इतना बता, तनाव ना में रहने का जरूरत नहीं है। अरे जब कोरोना से बच गए तो कोविशील्ड मार देगा महाराज। कोरोना में बच गए ना जी, कितना कांड हो रहा था, तभी बच गए थे, है ना। चलिए, टाइम से पहले कोई नहीं जाता है ना, सब लोग अपने टाइम पे जाता है। कितना लोग को देखते हैं कि गोली लगने के बाद बच जाता है, गोली लगने के बाद। कितना आदमी की ठेस लगने से मर जाता है। मरना है तो मरना है, अब बचना है तो बचना है, यही यूनिवर्सल तथ्य है। तो ये जितना जो करना है कि समय से पहले, कुछ समय में से पहले नहीं होता है, जाना सबको है, समय पे जाना है। अपना टाइम सबका फिक्स है, टाइम कटेगा, कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई रीजन बन जाएगा और आपको फिर जाना पड़ेगा। उसमें कोई आपको रोक नहीं सकता है। जब राम जी को जब वनवास हुआ तो सबसे ज्यादा दुखी थे भरत जी, है ना, कि भाई वनवास हो गया। रोते हुए जब आए अपने मामा के यहाँ से, तो रोते हुए कहाँ पहुंच गए, वशिष्ठ जी के पास। जा करके उनका पैर पकड़ लिए, कहे कि गुरुदेव
जा करके उनका पैर पकड़ लिए, पूछे कि गुरुदेव आप तो त्रिकालदर्शी हैं, विशेष वशिष्ठ जी को कहा जाता है तीनों काल के ज्ञाता, माने पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों जानते थे। तो सीधे वो गए गुरुदेव से मिलने के लिए, कह रहे गुरुदेव आप तो थे ही यहाँ पर, और आपने ही पिताजी को एडवाइस किया था कि राम को राजा बना दीजिए, जबकि आप त्रिकालदर्शी हैं, आपको पता था कि राम को वनवास जाना है। पता था कि नहीं पता था? बोले कि पता था। जब पता था तो मेरी माँ को विलन काहे बना दिए? पूरे दुनिया के सामने माँ बदनाम होगी ना मेरी, मैं बदनाम हो गया कि भरत को राजा बनना है, आके कई जो है सो भेज दी, जबकि राम का अवतार ही धरती पर हुआ था वनवास जाने के लिए, विदित है आपको। फिर आप जानबूझ के ऐसा क्यों किए? हमको क्यों बदनाम करवा दिए, मेरी माँ को बदनाम करवा दिए, पूरा अयोध्या हमको दोषी मान रहा है, कोई मेरा मुंह नहीं देखना चाह रहा है कि राम को भेज दिया सब वनवास, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, सारा चीज जो है ना वो नियति के हाथ में, हमको सब पता है, लेकिन हम पता होकर भी हम रोक नहीं सकते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, कि हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। इस सब विधि के हाथ में है ना, भाभी जो है वो प्रबल है, और हमको आपको सब चीज सब पता है, लेकिन हम और आप उसको नियंत्रित और कंट्रोल कर ही नहीं सकते। इसलिए अच्छा है मानव को कि हम लोगों को पता नहीं है कि भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है, तभी हम वर्तमान निश्चित और सुख में जी पाते हैं। हम चाहते हैं कि भविष्य पता हो, अगर आपको हमको सबको पता होता कि हमारा भविष्य कैसा होने वाला है तो कोई चैन से नहीं जी पाता जी, सब दुख में रहता, क्योंकि हर कुछ ना कुछ तो दुख होने वाला है आपके साथ, है ना, तो आपका वर्तमान ही बर्बाद हो जाता। इसलिए भगवान ने सब कुछ दिया और आपका वो फ्यूचरिस्टिक चीज आपको नहीं दी कि वो आपको पता ना रहे, क्योंकि पता रहेगा तो भविष्य का दुखे के बारे में सोच करके वर्तमान भी खराब कर लीजिएगा, है ना। इसलिए ये सब सोचने समझने का कोई ये नहीं है, जो हो गया सो हो गया। आपको पॉजिटिव अप्रोच पे अपना रहना है, आप पॉजिटिव अप्रोच पे रह करके अपना करना है। कोई कोविशील्ड कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, जितना दिन का आपका डेट है उतना डेट यहाँ पे निकलेगा, आज जिस दिन एक्सपायरी डेट आ जाएगी उस दिन कोई बचा भी नहीं पाएगा, उस दिन बोरिया बिस्तरा बांध करके जाना पड़ेगा। तो कोविशील्ड कोवैक्सीन कुछ नहीं बिगाड़ेगा, है ना, है जी, सही में का जी है? ये सब नहीं सोचना है जी। चलिए आइए, चलिए तो है ना, नहीं चलिए, तो एटक का विभाजन, चलिए जो होना सो देखा जाएगा, पहले एटक का विभाजन करवाइए, है ना। एटक का विभाजन, ठीक है, एटक का विभाजन 1929, ठीक है। कारण लिखेंगे, कॉज, क्यों विभाजन हुआ था। तो एटक को अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन, एटक को अंतरराष्ट्रीय बाप रे, ये अंजलि कौन है जी, ये कह रही है कि अब पता चला कि सर में दर्द क्यों हो रहा है हाँ, अब पता चला कि सर में दर्द क्या क्यों हो रहा है, ये सब ज्यादा नहीं सोचना है। कल लिखल था न्यूजवा में, हार्ट अटैक अथवा ब्रेन स्ट्रोक, है ना, है? हाँ जी और ज्यादा ही सब नहीं सोचना है जी, सोच लीजिएगा ना तो ऐसे ही तबीयत खराब हो जाएगा ना, सोचना नहीं है ज्यादा सब। चलिए, तो 1929 एटक का विभाजन था, कारण क्या था, अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन से जोड़ने को लेकर मतभेद, अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन से जोड़ने को लेकर मतभेद, इसी बात से लेकर लोग आपस में बट गए थे। कुछ लोग कह रहे थे इंटरनेशनल मूवमेंट से कनेक्ट कर देते हैं, और कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, इसको इंटरनेशनल से कनेक्ट नहीं करना है, अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन से जोड़ने को लेकर के मतभेद। नेक्स्ट लेंगे कि इस पर
साम्यवादी और दक्षिणपंथी दो गुट हो गए। साम्यवादी को वामपंथी कहते हैं, ठीक है ना। इस पर साम्यवादी और दक्षिणपंथी दो गुट हो गए। साम्यवादी को कहीं देखेंगे आप वामपंथी लिखा रहता है, इसका कहते हैं ना कि जेएनयू वामपंथियों का गढ़ है, तो वहां साम्यवादी विचारधारा बहुत चर्चा में रहता है। साम्यवादी और दक्षिणपंथी दो गुट बन गए। जैसे कि अभी देखिए बीजेपी, कांग्रेस, ये सब क्या है, ये सब दक्षिणपंथी है। इन दोनों का आइडियोलॉजी मतलब ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा, दक्षिणपंथी है, लेकिन वही कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी लोग से एकदम डिफरेंट है। तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वामपंथी है, आई लोग का आइडियोलॉजी दक्षिणपंथी है। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे कि दक्षिणपंथी धारा के नेता एनएम जोशी ठीक है, दक्षिणपंथी धारा के नेता एनएम जोशी एवं वीवी जोशी ने, वीवी जोशी, एनएम जोशी और वीवी जोशी, एनएम जोशी और वीवी जोशी, ठीक है, एनएम जोशी और वीवी जोशी ने इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाया, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाया। इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाया, ठीक है। तब कौन संस्था बन गई, एक इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, आईटीयूएफ। एटक से एक संस्था क्या बन गई, आईटीयूएफ, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ठीक है। तो ये तो पहला विभाजन था जी, ठीक है। तो ये पहला विभाजन कब हुआ था, 1929 में। एटक का एक और विभाजन हुआ, दूसरा विभाजन कहेंगे, एटक का दूसरा विभाजन, सेकेंड पार्टीशन ऑफ एटक, एटक का दूसरा विभाजन 1931। दूसरा विभाजन लिखेंगे 1931, लेंगे इसमें, इसमें 1931 इसमें रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी थी, इसमें रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी थी। तो ये कब बनी थी, 1931 में। ये वाली बनी थी 1929 में, और एटक बना था 1920 में, ठीक है। तो ये दूसरा विभाजन था। अब लेकिन देखिए 1934 में फिर सबको मिला दिया गया, फिर सबको एटक में मिला दिया गया, है ना, कि भाई सब लोग आ जाइए, घर वापसी कर लीजिए, है ना। किसी कारण से लोग अलग हुए थे, फिर सब लोग एक साथ हो गए। तो लिखेंगे 1934 में रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जितना जल्दी बनी उतना जल्दी इसका विलय हुआ। 1934 में रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और 1938 में, 1938 में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का विलय, का विलय एटक में हो गया, का विलय एटक में हो गया। हाँ, मतलब 34 में हो गया रेड ट्रेड यूनियन का, 1938 में हो गया इसका, अभी फिर सब एक हो गए,
जिनका विभाजन हुआ था वो सब क्या हो गए, एक हो गए। 34 में मिल गया रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस और 38 में मिल गया ये आपका इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। तो एटक से ही अलग हुए थे और एटक में फिर आकर के मिल गए, तो फिर से हो गया एटक। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे इंडियन नेशनल, एक अगला हेडिंग बनाएंगे, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटेक, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटेक 1947 1947। संस्थापक लिखेंगे इसके, इसके फाउंडर हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं बीबी गिरी, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं बीबी गिरी। ठीक है, उद्देश्य मजदूरों के हितों की सुरक्षा, मजदूरों के हितों की सुरक्षा। ठीक है, ठीक है, मजदूरों के हितों की सुरक्षा। ठीक है, और ये जो इंडियन ट्रेड यूनियन बना था, नेशनल ट्रेड यूनियन इंटेक, ये बना था कब, तो ये बना था 1947 में ही, 1947 में। ठीक है, ये बना था गुजरात में। ठीक है, फाउंडर लिख लिए हैं वल्लभ भाई पटेल और वीवी गिरी। ठीक है, चलिए, तो ये थे आपके महत्वपूर्ण मजदूर संगठन जो इस तरह से इनको यहाँ पे स्थापित किया गया था। ठीक है, अब एक शॉर्ट हेडिंग बनाएंगे, प्रमुख फैक्ट्री अधिनियम, प्रमुख फैक्ट्री अधिनियम, है ना, प्रमुख फैक्ट्री अधिनियम, इंपॉर्टेंट फैक्ट्री एक्ट। ठीक है, तो ये प्रमुख फैक्ट्री अधिनियम क्या थे, किस प्रकार से वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, प्रमुख फैक्ट्री अधिनियम, और अब इसके साथ, ठीक है, और इसके बाद हम लोग, अब ये सब पहले के इंसिडेंट से, अब इसके बाद देखेंगे हम लोग गांधी की गतिविधियां, है ना, गांधी की क्या क्या गतिविधियां रही थी, किस तरह से उसको। ठीक है, क्या, साम्यवादी, समाजवाद के विचारधारा पर जहां शासन था उसी को साम्यवाद कहते हैं। ठीक है।